नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 मई 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल साल फॉरेस्ट टोर्टोइस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? संख्या देखो साल फॉरेस्ट टोर्टोइस की काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है पिछले कुछ सालों से, इसलिए रिसेंटली IUCN की रेड लिस्ट में इस साल फॉरेस्ट टोर्टोइस को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में अब डाल दिया गया है। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें इस साल फॉरेस्ट टोर्टोइस के बारे में। साइंटिफिक नेम है इंडोटेस्टुडो इलोंगेट। वैसे यूपीएससी साइंटिफिक नेम के बारे में नहीं पूछती है, फ्यूचर में कहा नहीं जा सकता, लेकिन पास्ट में नहीं पूछा है। साल फॉरेस्ट टोर्टोइस को कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे इलोंगेटेड टोर्टोइस, येलो टोर्टोइस और साल फॉरेस्ट टोर्टोइस, जैसा हमने डिस्कस किया। कहाँ पर मिलता है ये देखो, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स में मिलता है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आप ये मैप देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है ये साल फॉरेस्ट टोर्टोइस और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में के कुछ पार्ट्स में, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इस टोर्टोइस का। इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में अब डाल दिया गया है और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में ये आता है। तो देखो, जल्द ही हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसका स्टेटस अब चेंज हो सकता है। इसे जल्द ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में डाला जा सकता है। और देखो, शेड्यूल 1 में जो स्पीसीज आती हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। पिछले 90 सालों में साल फॉरेस्ट टोर्टोइस की संख्या 80% तक कम हो गई है। रीजन्स काफ़ी हैं। फूड के लिए शिकार किया जाता है साल फॉरेस्ट टोर्टोइस को। इसके अलावा सजावटी मास्क बनाने में भी इस्तेमाल होता है इनका। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है। और चाइना में तो देखो, टोर्टोइस का जो सेल होता है, सेल मतलब ये जो ऊपरी हार्ड लेयर होती है जो बचाती है इस कछुए को, इस खोल का यानी सेल का इस्तेमाल किया जाता है कामोत्तेजना के लिए, मतलब सेक्स पावर इंक्रीज करने के लिए। एक और ख़ास बात देखो, 90% वो एरिया जिसमें साल फॉरेस्ट टोर्टोइस मिलते हैं वो देखो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से बाहर हैं। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मतलब सिर्फ 10% जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है साल फॉरेस्ट टोर्टोइस का वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। बाकी 90% एरिया प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से बाहर है। इसलिए भी संख्या काफ़ी कम हुई है साल फॉरेस्ट टोर्टोइस की पिछले कुछ सालों में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 9 मई को बर्थ एनिवर्सरी होती है गोपाल कृष्ण गोखले की। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 को। तो हाल ही में गोखले जी के जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें ट्रिब्यूट्स पे किए। गोखले जी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें। देखो, आज़ादी के लिए लड़ाई में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1960 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो उस समय कांग्रेस 2 धड़ों में डिवाइडेड थी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो देखो नरम दल से संबंध रखते थे, मतलब अपनी अप्रोच में मॉडरेट थे। मॉडरेट्स जैसा आपको पता है, उनको लगता था कि अंग्रेजों को पिटीशन दी जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो ये देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1905 में बनारस सेशन में। इन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन को एक्सपेंड करना हो, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी सोशल एम्पावरमेंट हो, इन सब डायरेक्शंस में इन्होंने काम किया। ये 1899 से लेके 1902 के बीच बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और उसके बाद 1902 से लेके डेथ तक, मतलब 1915 में इनकी डेथ हुई थी, तो 1902 से लेके 1915 के बीच जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए। बाद में गोविंद रानाडे के द्वारा जो सार्वजनिक सभा स्टार्ट की गई थी, इस सभा के साथ भी गोखले जी एसोसिएट हुए। 1908 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। इन्होंने देखो हितावदा एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसे पीपल्स पेपर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जनप्रकाश
लोगों को जागरूक करने के लिए। ये न्यूज़पेपर जो था, इसकी सहायता से गोखले जी अपनी आवाज़ उठाते थे कि कैसे पॉलिटिक्स में रिफॉर्म लाया जा सकता है, सोसाइटी में रिफॉर्म लाया जा सकता है। एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था महारता, इसमें भी आर्टिकल्स लिखा करते थे गोखले जी, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के तौर पे भी उन्होंने काम किया। गांधी ने गोखले जी को अपना पॉलिटिकल गुरु बताया था। गांधी जी ने एक बुक लिखी गुजराती में, धर्मात्मा गोखले, जो इन्हीं को समर्पित है। तो ये हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल महाराणा प्रताप से संबंधित है। 9 मई को इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें। राणा प्रताप सिंह को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में। ये मेवाड़ के 13वें किंग थे और राजा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप फेमस है हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 18 जून 1576 को। एक तरफ थे महाराणा प्रताप जो अपनी सेना को लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ मुगल एम्परर अकबर की सेना को लीड कर रहे थे अंबर के राजा मानसिंह फर्स्ट। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा भयंकर थी और इस लड़ाई में मुगल सेना विजयी हुई, लेकिन महाराणा प्रताप को मुगल सेना पकड़ नहीं पाई। धीरे धीरे देखो 2-3 सालों में मुगल्स को काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ा बंगाल में और बिहार में। इस वजह से उनकी पकड़ जो थी वो मेवाड़ के ऊपर कमज़ोर पड़ गई। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया महाराणा प्रताप ने और उन्होंने वेस्टर्न मेवाड़ को रिकवर कर लिया। फॉर एग्जांपल कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंडा, ये सब उन्होंने 3 सालों के अंतराल में मुगल सेना से रिकवर कर लिए हैं। और इसी बीच उन्होंने आज का जो मॉडर्न डूंगरपुर है, यहाँ पे चवांड में अपनी नई कैपिटल बनाई। चेतक वर्ड का नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। काफ़ी लिटरेचर ऐसा है जो विश्वास करता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इसे सच नहीं मानते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में है। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें नया क्या हुआ है, हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन ये स्टार्ट हुआ था 1960 के दशक में, यानी 1960s में। काम क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये देखो बताता है कि विभिन्न स्टेट्स में बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है। ना सिर्फ स्टेट लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे भी बर्थ रेट और डेथ रेट संबंधित डेटा प्रेजेंट किया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन में। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, रूरल एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन से मिलती है। रूरल एरियाज़ का डेटा इकट्ठा करने के लिए विलेजेस को सैंपल यूनिट माना जाता है और अर्बन एरियाज़ का डेटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे पर्पजेस के लिए अर्बन ब्लॉक को सैंपल यूनिट माना जाता है। और ये जो सैंपल यूनिट है उसे 10 साल में एक बार बदल दिया जाता है। हर 10 साल में नई सैंपल यूनिट होती है। ऐसा नहीं कि पिछले 60 सालों से सेम ही विलेज को सर्वे पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, हर 10 सालों में सैंपल यूनिट जो है वो चेंज होती है। इसे देखो शुरुआत में 1964-65 में कुछ स्टेट्स में ट्रायल पर्पज पे स्टार्ट किया गया था, पायलट बेसिस पे, लेकिन बाद में इसे फुली ऑपरेशनल कर दिया गया 1969-70 में हमारे पूरे देश में। अब बात करते हैं कंटेस्ट की। हाल ही में 2018 का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन प्रेजेंट किया गया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कंटेक्स्ट है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 2018 का ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन प्रेजेंट कर दिया है। और 2018 के इस डेटा के अनुसार 2018 में नेशनल बर्थ रेट जो है वो है 20 पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन और बिहार में नेशनल बर्थ रेट
सबसे ज़्यादा है 26.2। डेथ रेट की बात करें 2018 में नेशनल डेथ रेट रही 6.2 पर 1000। छत्तीसगढ़ में डेथ रेट जो है वो हाईएस्ट रही, कितनी, 8। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें 2018 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में रही 32 पर 1000। देखो पिछले कुछ सालों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में काफ़ी कम हुई है। पिछले 10 सालों में 50 से घटकर 32 हो गई है। लेकिन विभिन्न स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलग अलग है। मध्य प्रदेश में 48 है, जबकि नागालैंड जैसे स्टेट में सिर्फ 4 है। मतलब यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था अच्छी है, इस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। अब लास्ट में हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, जिसके द्वारा ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन प्रेजेंट किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को इस्टाब्लिश किया गया था 1961 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। काम क्या है? काम ये है सेंसस कंडक्ट करना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करना, और कंडक्ट होने के बाद सेंसस और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसे अरेंज करना, एनालाइज करना। चेयरमैन कौन होता है, यानी रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का सिविल सर्वेंट, जो देखो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर इससे बड़ी रैंक का अधिकारी होता है, वो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। चलते हैं आगे। आगे देखो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है। गिलजिट बाल्टिस्तान के बारे में हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। अब हुआ क्या है कि हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये गिलजिट बाल्टिस्तान का वेदर डेटा भी प्रेजेंट करना इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि गिलजिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है। तो इसलिए अब आईएमडी ने गिलजिट बाल्टिस्तान का वेदर डेटा प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है। बदले में पाकिस्तान के वेदर डिपार्टमेंट ने भी जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का डेटा अपने वेदर बुलेटिन में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस पर कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्मॉल पॉक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? WHO ने और UN की पोस्टल एजेंसी ने हाल ही में स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन से संबंधित एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज की। अब देखो 40 साल पूरे हो गए हैं जब वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया था। तो स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन के 40वीं एनिवर्सरी के मौके पर WHO और UN की पोस्टल एजेंसी ने मिलके एक स्टैंप रिलीज की है। स्मॉल पॉक्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2015 में। यूपीएससी ने यह पूछा था कि इनमें से कौन सा जो डिजीज़ है अब वर्ल्ड से पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया है, तो उसमें एक ऑप्शन था स्मॉल पॉक्स। फ्यूचर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। स्मॉल पॉक्स देखो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ये 2 वायरस वेरिएंट्स की वजह से होता है, या तो वेरियोला मेजर या फिर वेरियोला माइनर। सिम्टम्स की बात करें, जिस पर्सन को स्मॉल पॉक्स होता है उसमें बुखार होता है, उल्टी आती है, मुंह पर दाने हो जाते हैं, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, और धीरे धीरे जो दाने होते हैं मुंह पर उसमें देखो लिक्विड भर जाता है। मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है स्मॉल पॉक्स में, 30% तक, और ख़ास करके बेबीज़ में मोर्टेलिटी रेट और भी ज़्यादा होती है। इरेडिकेशन की बात करें, देखो लास्ट नेचुरली ओकरिंग केस को अक्टूबर 1977 में इस केस का इलाज कर दिया गया था, और उसके बाद कोई नेचुरली ओकरिंग केस नहीं इमर्ज हुआ है स्मॉल पॉक्स का। WHO ने 1980 में ऑफिशियली ये सर्टिफाई कर दिया कि ये डिजीज़ जो है अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स जिसको हिंदी में चेचक के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैपिंग से संबंधित है। देखो पिछले एक हफ्ते में इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं 2 जगहों पर आमने सामने आ गई। एक नकुला सेक्टर और दूसरा यहाँ पर देखो पेंगोंग तसो लेक। इन दोनों के बारे में मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। नकुला सेक्टर कहाँ पर है? ये देखो सिक्किम में है। सिक्किम में और भी पासिस हैं, जैसे नथुला जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था, और एक जेलेपला पास भी सिक्किम में है। लेकिन बात अभी नथुला पास या फिर जेलेपला पास की नहीं है,
नकुला पास की है। ये समुद्र लेवल से मतलब सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पर है। और तीस्ता रिवर का जो सोर्स है मुगुथांग या फिर छो लामू, इससे आगे पड़ता है ये नकुला। मुगुथांग के पास मतलब मुगुथांग पर चाइना की साइड जो रोड है वो तो देखो अच्छी बनी हुई है, वहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती हैं, लेकिन मुगुथांग के पास इंडिया की साइड जो रोड है वो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती। इसके बाद बात करें पेंगोंग तसो लेक के बारे में, यहाँ पर भी इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आई। ये लोकेशन देख लीजिए पेंगोंग तसो लेक की, और ये लोकेशन है नकुला सेक्टर की, ये सिक्किम में है। देखो पेंगोंग तसो लेक जो है ये सी लेवल से 4350 मीटर की हाइट पर है। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है। एक फैक्ट था, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है। फिर से बोलता हूँ, पेंगोंग तसो लेक जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है। मतलब कोई भी सोल्ट वाटर लेक इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। टोटल 160 किलोमीटर लंबी है ये लेक। इस प्रकार से है शेप। 2/3 एरिया जो है इस लेक का वो चाइना के पास है और 1/3 एरिया अभी इंडिया के पास है। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल कोविड कवच एलिसा के बारे में है। क्या है ये, देखो डायग्नोस्टिक किट है जो अब डेवलप की गई है। किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे के द्वारा। इस टेस्टिंग किट की सहायता से कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाएगा और पता लग जाएगा किसी पर्सन को कोविड-19 हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसा देखो आपको पता है, जब भी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है उन पैथोजन से लड़ने के लिए, और इन्हीं एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाएगा कोविड कवच एलिसा के द्वारा। ये डायग्नोस्टिक किट है। स्पेसिफिकली बात करें, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाएगा इस टेस्टिंग किट के द्वारा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी गई है NIV के द्वारा जाइडस कैडिला को। किस लिए? ताकि बड़े स्केल पर ये कंपनी इस कोविड कवच एलिसा को प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिल गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। होप आपने सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा और आंसर भी सोच लिया होगा। देखो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि साल फॉरेस्ट टोर्टोइज अभी फिलहाल शेड्यूल 4 में आते हैं, हालांकि जल्द ही इन्हें शेड्यूल 1 में डाला जा सकता है। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स हैं जो पब्लिश की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और मुगल फोर्सेस के बीच लड़ी गई थी, ना कि ब्रिटिश इंडिया और महाराणा प्रताप की फोर्सेस के बीच। उस समय ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे। चौथी स्टेटमेंट हमने डिस्कस की नहीं, ये कोई आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया। पांचवी स्टेटमेंट नकुला सेक्टर, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।